देखो मार्केट में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ये बिलीव कराएंगे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज बहुत स्पेशल है क्योंकि ये दिवाली के बीच में हो रही। पर उस वक्त आपको भैया उन्हें ये बिलीव कराना है कि भाई हमारे लिए तो हमारी दिवाली बहुत खास होगी क्योंकि वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के बीच में है और स्पेशली दिवाली के एक दिन पहले हमें पहला ओडीआई पर्थ में देखने को मिल जाएगा। मतलब हमारे रोको की लगभग 7 महीने के बाद वापसी हो जाएगी। रोको को देखने के लिए हमने अपने आप को बहुत रोक के रखा है, पर अब और रुकने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिन का इंतजार और है। और मैं तो कह रहा हूं भाई इस सीरीज के लिए मेरे मन में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिर्फ रोको को देखने की है। वो कितने रन बनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं सोच नहीं रहा हूं क्योंकि शायद वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। पर जो हमारे कंट्रोल में है वो है कि भैया टीवी के सामने बैठ जाओ और बस रोको को निहार लो क्योंकि पता नहीं है ना कि आगे क्या होने वाला है। पर क्यों हो सकती है भारत के लिए ये ओडीआई सीरीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्या हो सकती है भारत और ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 और क्या है भारत के लिए इस सीरीज के सबसे बड़े चैलेंजेस, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि याद रखना कि जब मैं क्रक्स के होम पेज पर गया और टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स देख ही रहा था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें गंभीर साहब ने ऑस्ट्रेलिया में जाने से पहले ये स्टेटमेंट साफ तौर पर दे दिया है, एक्चुअली में अल्टीमेटम दे दिया है हमारे रोको को कि भैया अगर 27 का विश्व कप खेलना है तो इस सीरीज में परफॉर्मेंस दिखाइए। उन्होंने बोला कि देखो अभी ना विश्व कप तो 2.5 साल बाद है, तो हम फिलहाल प्रेजेंट में रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है इनकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज अच्छी जाए। तो एक तरीके से तुम देख सकते हो कि गंभीर या फिर बीसीसीआई कोई खास ज्यादा रोको के पक्ष में है नहीं कि वो 27 का विश्व कप खेले। और ये चीज अब आपको समझ जानी चाहिए कि हकीकत भी यही है। मतलब एक तरफ अजीत आगरकर कहते हैं कि जाकर डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, गंभीर साहब कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में परफॉर्म करो, और फिर बीसीसीआई की तरफ से जो इनसाइड सोर्सेज आते हैं वो कहते हैं कि हम आपको 27 के विश्व कप के लिए कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। इस पर एक रील मैंने की थी जहां पर ज्यादा अच्छे से बातचीत भी की थी कि आखिर बीसीसीआई किस तरीके से हमें बेवकूफ बना रहा है। पर रियलिटी यह है कि विराट और रोहित के हाथ में है क्या? एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस है, आपको परफॉर्म करके देना पड़ेगा। और अगर आपने परफॉर्म करके दे दिया तो फिर हम फैंस भी देखते हैं ना कि ये कैसे नहीं खिलाते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सीरीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और तभी तो शायद ऑसीज कह रहे हैं कि भाई ये आंटू बाटू तो एशिया कप खेल लिया हो तो आओ असली सीरीज खेल लेते हैं, क्योंकि इस सीरीज में कितना कुछ दांव पर है। विराट, रोहित, आखिर उनकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी? परफॉर्मेंस आएगी तो निर्भर करेगा कि क्या वो इसके बाद डोमेस्टिक खेलेंगे, 27 के विश्व कप के लूप में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या वो रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर खेलेंगे। जो भी रहेगा, मैनेजमेंट क्या सोचेगा, बीसीसीआई क्या सोचेगा, ये दोनों खिलाड़ी क्या सोचेंगे, सब कुछ इसी सीरीज पर डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा कि शुभमन गिल एज अ कप्तान आखिर ओडीआई क्रिकेट में क्या हमें लीड कर सकते हैं, कहां तक लेकर जा सकते हैं, क्या विश्व कप के लिए हम तैयार हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन रोड टू 2027 वर्ल्ड कप शायद यहीं से स्टार्ट होता है। इतना ज्यादा समय है नहीं क्योंकि ओडीआईज बहुत कम खेले ही जाते हैं हाल फिलहाल में। हाँ, आगे चलकर खेले जाएंगे, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट सीरीज जो डिसाइड करेगी कि जिस कोर यूनिट के साथ आप जाना चाहते हो क्या वो कोर यूनिट आपको 27 विश्व कप का चैंपियन बना सकती है। तो बहुत से सवालों के जवाब इस छोटी सी 3 मैच की सीरीज में मिलने वाले हैं और इसीलिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए डर भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। खैर चलो दोनों टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि आखिर कौन सी टीम का पलड़ा इस सीरीज में भारी हो सकता है। अगर हम बात करें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के बारे में तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा डेफिनेटली गोइंग टू ओपन अलॉन्ग विद द न्यू कैप्टन शुभमन गिल जो कि कप्तान के तौर पर रहेंगे। नंबर 3 पर आपके लिए विराट कोहली आएंगे। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, भाई चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर हैं आपके लिए। विराट कोहली दूसरे नंबर पर थे, श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा रन बनाए थे तो इनका तो खेलना बनता है। नंबर 5 पर केएल राहुल एज योर विकेट कीपर बल्लेबाज। देन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या अनअवेलेबल, चोटिल एंड ऑल, नीतीश कुमार रेड्डी यहां पर आएंगे और इनके ऊपर थोड़ी सी निगाहें रखनी है, ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं क्योंकि मैनेजमेंट भरोसा दिखा रहा है। मैनेजमेंट एक्चुअली में हार्दिक का एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है और उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी वो काम कर सकते हैं। ये सीरीज इस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट होगी, हर एक यंगस्टर के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आप ओडीआईज खेल रहे हैं, 3 ओडीआई, वो भी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। याद रहे कि 27 का विश्व कप भी आप अफ्रीकन कंडीशंस में खेलोगे, कुछ ऐसी ही टिपिकल कंडीशंस रहती हैं, वो पेस फ्रेंडली, बाउंस एंड ऑल। तो यहां पर आपकी अच्छी टेस्टिंग होने वाली है, सभी यंगस्टर्स की अच्छी टेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद मुझे लगता है अक्षर पटेल, क्योंकि रविंद्र जडेजा को तो स्क्वाड में मौका नहीं मिला और शायद बोला यही गया कि अक्षर हमारे लिए ज्यादा बेटर काम करते हैं और हमें जरूरत नहीं है जडेजा की। तो मुझे लगता है कि अक्षर जरूर खेल जाएंगे। कुलदीप यादव और बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। मार्क माय वर्ड्स, कुलदीप यादव इज गोइंग टू बी अ की बॉलर स्पेशली इन सिडनी एंड ऑल, जहां पर थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट करते हो कि स्पिनर्स को भी अच्छा खासा मदद मिलती है। उसके बाद 3 पेसर्स आप डेफिनेटली खिलाने वाले हो। जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, ये ओडीआई में आपके लिए बड़ा झटका है। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा
खेलेंगे ही। आई मीन राणा साहब को कौन ही हटा पाएगा। तो भैया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 3 पेसर्स होंगे और ये ट्रियो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के टॉप बल्लेबाजों को परेशान करेगा या फिर परेशान कर पाएगा भी या नहीं, ये अपने आप में देखने वाला बात होगी। क्योंकि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ऑसीज कंडीशंस में सिर्फ स्पिनर से आप मुकाबले नहीं जीतने वाले हो, आपके पेसर्स का बहुत अहम किरदार होगा। वहीं पर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन 11 के बारे में तो भाई ट्रेविस हेड यानी कि पांडा साहब तो रहेंगे ही, उनके साथ रहेंगे मिचेल मार्श एज अ कैप्टन। नंबर 3 पर मैं कैमरॉन ग्रीन को देखता हूं। अभी रिसेंटली बंदे ने नंबर 3 पर शतक मारा, तो आई थिंक टीम इज गोइंग टू कंटिन्यू विथ हिम, स्पेशली जब अब इस टीम के पास स्टीव स्मिथ नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। मार्नस लेबुशैग्ने को ड्रॉप कर दिया है टीम ने। तो नंबर 4 पर मैट रेनशा आ जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि अपना डेब्यू करने वाले हैं इन दिस ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए। वहीं पर नंबर 5 पर जॉश फिलिपी को मैं देखता हूं, क्योंकि जॉश इंग्लिश इंजर्ड हैं इस टीम के लिए। एलेक्स कैरी अनअवेलेबल हैं पहले ओडीआई मैच के लिए, तो जॉश फिलिपी एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज एड ऑन हुए हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि ओवन का भी यहाँ पर जो है डेब्यू होने वाला है। ओवन भी बहुत अच्छा हाल फिलहाल में कर रहे थे, तो उनको उनकी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिलेगा। कॉपर कॉनली खेलेंगे और उसके बाद मैं देखता हूं मिचेल स्टार्क को। मैट कोहेनमैन यहां पर पहला ओडीआई जरूर खेलेंगे, इसके बाद उन्हें जैम्पा रिप्लेस कर जाएंगे, क्योंकि मैट जैम्पा अवेलेबल नहीं है फॉर द फर्स्ट ओडीआई मैच। और इनफैक्ट मैट कोहेनमैन अगर पहला ओडीआई मैच पर्थ में खेलते हैं तो लगभग 3 साल बाद वो ओडीआई क्रिकेट खेलने वाले हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि इनके साथ जो स्टार्क का साथी रहेंगे, जो 2 पेसर्स रहेंगे, जॉर्ज हेजलवुड, नेथन एलिस। तो एक तरफ आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया के पास पेस अटैक में जॉर्ज हेजलवुड और मिचेल स्टार्क हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ आप हमारी तरफ देखते हो तो मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह हैं। क्या अर्शदीप और सिराज टक्कर दे सकते हैं मिचेल स्टार्क और जॉर्ज हेजलवुड को? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो डिफरेंस है, जो पेस अटैक की क्वालिटी का है, ये डिकोड करेगा, ये तैयार करेगा कि आखिर ये सीरीज किस तरफ जाने वाली है। खैर, अगर बात करें भारतीय टीम के कुछ चैलेंजेस के बारे में, तो सबसे पहला चैलेंज जिसको मैं ऑफिशियली नोट नहीं कर रहा हूं, पर तुम्हें भी पता है कि अनऑफिशियली हमारे लिए सबसे बड़ा है, वो है भैया पांडा। तुम्हें पता है कि भैया पांडा अगेंस्ट इंडिया, स्पेशली अगर रोहित भाई रहते हैं टीम में, हालांकि इस बार वो कप्तान नहीं है, और इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर रोहित भाई कप्तानी से हटे हैं और शुभमन भाई नए कप्तान बने हैं, इसका हमें तुम्हें दुख है, पर सबसे ज्यादा दुख उधर ऑस्ट्रेलिया में बैठे पांडा भाई को है। वो कह रहे हैं अब साला मैं रन किसके अगेंस्ट बनाऊंगा भाई। और मुझे तो लगता है कि इसी बात पर मैं गौतम गंभीर को क्रेडिट देता हूं। हमारे जीजी साहब विजनरी आदमी हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस पांडा को रोकना है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज में, तो रोहित को कप्तानी से हटाना पड़ेगा। उन्हें टीम में भी रखा है, पर कप्तानी शुभमन गिल को दे दी है। और इसीलिए जो एक्चुअल में सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नजर आ रहा है, वो है वही डेब्यू कैप्टनसी फॉर कैप्टन शुभमन गिल। आई मीन शुभमन गिल का मुझे पता है कि उनके आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में जो हमने 2023 में खेले थे काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप आईसीसी इवेंट्स में देखोगे तो हाल फिलहाल में वो थोड़े से परेशान भी हुए थे। हालांकि यहां पर मैं रन्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कप्तानी की। आप ओडीआई कैप्टनसी डेब्यू कर रहे हो और कर रहे हो सीधा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और स्पेशली उस टीम में जहां पर रोको जैसे सीनियर्स खिलाड़ी हैं। तो भैया मतलब वही बात है ना कि गिल भाई भी एक तरफ से बोलेंगे कि ये साला पोस्टर में हम कप्तान है, हमारा फोटो छोटा क्यों लगाए और रोको का बड़ा क्यों लगाए। पर भाई बड़ा तो उन्हीं का लगेगा, क्योंकि वो आप कप्तान हो, वो खिलाड़ी महान है। पर एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर शुभमन गिल। हालांकि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि टीम में कोई इंटीग्रिटी में कहीं कमी नहीं है। मैंने देखा कि रोहित और गिल जब सबसे पहली बार अभी मुलाकात किए हैं, मतलब पब्लिकली आफ्टर द अनाउंसमेंट कि भाई रोहित अब ओडीआई कप्तान नहीं रहेंगे, शुभमन गिल कप्तान रहेंगे, दोनों कितने प्यार से गले मिलते हैं। वो क्रेक्स पर मैंने एक न्यूज़ देखी और भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा ये मोमेंट कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट अभी भी है। वो शुभमन गिल रोहित की तो रिस्पेक्ट करते हैं, रोहित के लिए मन में भी कोई ग्रजेस नहीं है, और रोहित तो भाई दिलदार इंसान है ना। खैर, इसके अलावा जो दूसरा चैलेंज है वो डेफिनेटली रोको के लिए है। बहुत निगाहें हैं उन पे, उनके फ्यूचर के लिए, ओडीआई विश्व कप के लिए, उनके सपने के लिए, रोहित के उस विश्व कप की प्यारी ट्रॉफी के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है, आप सब समझते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज है मुझे लगता है डेफिनेटली कंडीशंस, पेसर्स ऑस्ट्रेलिया के एंड उनकी अपनी टीम। हालांकि मैं टीम पर इंडिविजुअली नहीं जा रहा हूं, वो तो कंपैरिजन वीडियो हमको हो सकता है करें, उसमें ज़्यादा बेटर बताएं। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके की कंडीशंस हैं, पर्थ, एडिलेड और सिडनी। पर्थ बहुत ही पेस फ्रेंडली कंडीशन है। ऑप्टस स्टेडियम में भारत ने अभी तक कोई ओडीआई मैच खेला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं है, यहाँ पर बहुत मदद रहती है पेसर्स को। एडिलेड काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है। सिडनी वैसे तो स्पिन फ्रेंडली है, पर शुरू में वहां पर भी पेसर्स को मदद रहती है। एंड इनफैक्ट ये ओडीआई मैच है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि हर पिच पर ओडीआई कंडीशंस में पेसर्स को मदद रहेगी। तो किस तरीके से हमारे बल्लेबाज कैपिटलाइज करते हैं, किस तरीके से हमारे गेंदबाज कैपिटलाइज करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। खैर, जो भी होगा एब्सोल्यूट सिनेमा होगा, और उस सिनेमा के लिए वी आर एब्सोल्युटली सीटेड। आप भी तैयार हो, मैं भी तैयार हूं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और आपकी 11 क्या है भारतीय टीम की, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पहले मैच में कितना रन बना रहे हैं रोको, ये भी बता सकते हो। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।